हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 की थी और गाइस हमारे सीबीएसई ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट कर दिया है। सो गाइस, आपने 3.5 जो है उसे स्किप नहीं करना, उसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखना है और उनके जो भी स्टेटमेंट वाले इक्वेशंस हैं आपने उनको भी पर्टिकुलरली सॉल्व करके देखना है। सभी के आपने लीनियर इक्वेशंस निकाल के देखनी है। और गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए उनमें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 3.6। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको और हमें जुड़े हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। और गाइस, अगर हमें 2 से 4 महीने में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो गाइस हम नवंबर तक या अक्टूबर तक आपके लिए एवरग्रीन और यू लाइक की सीरीज़ लेकर के आएंगे, जिसमें हम सारे सैम्पल पेपर्स बहुत ही अच्छे वे से आपको एक्सप्लेन करेंगे वीडियोस के थ्रू। फाइन गाइस। तो गाइस, इसलिए अगर हमारे व्यूज़ अच्छे आए तो ही हम ऐसा कर पाएंगे। तो गाइस, जितना हो सके आप हमारी वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें, ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मोटिवेशनल कोड भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी आपसे वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपने बाकी वीडियोज़ पे मूव करना हो तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Now we are going to start with our exercise 3.6। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइज, इसमें हमें कुछ इस तरह से हमारी लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और इस तरह से थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि किस तरह से ये सॉल्व करना है। तो हम आपको जस्ट एक डायरेक्शन देंगे, प्रॉपर पूरा का पूरा सॉल्व आप अपने आप करेंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फाइन। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर नहीं करेंगे। हम इस केस में सपोज कर लेते हैं, पुट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। कोई भी वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं एक्सेप्ट x एंड y। जो वेरिएबल्स आपको गिवन है आप वो नहीं सपोज करेंगे, उसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने 1/x को u सपोज कर लिया एंड 1/y को v सपोज कर लिया। तो इस हिसाब से मेरी ये वाली इक्वेशन बन गई 1/x इज इक्वल्स टू u, तो u/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू v, तो v/3 इज इक्वल्स टू 2। अब गाइज, इसको प्रॉपरली लीनियर इक्वेशन में कैसे अरेंज करना है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। आप आई बटन पे जाकर उन वीडियोस पे मूव कर सकते हैं। तो इसमें हमने कैसे करना था मैं आपको रफली बता दूं। डायरेक्ट हमने एलसीएम लेना होता है और उस हिसाब से हम अपने ऊपर वाले नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में एलसीएम 6 आएगा तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब हमने इसको भी 6 बनाना है तो इसको 2 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो एलसीएम 6 आएगा वो यहाँ पर डिवीजन में है तो इधर जाकर वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फाइन। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इस केस में 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब हम जो इसका सेकंड वाला पेयर है वो वाला भी देख लेते हैं 1/3x। तो मैं डायरेक्ट 1/3x है तो मैं डायरेक्ट इसको 1/x को मैंने u सपोज किया था तो मैं डायरेक्ट इसको u/3 लिख सकती हूँ और सेकंड वाले पार्ट को मैं डायरेक्ट v/2 लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू फर्दर विच इज इक्वल्स टू 13/6। अब मैं इस केस में अगर एलसीएम लूँगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा वैसे ही, और अगर इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। फाइन। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13 दिस होल इज 6, दिस होल इज 6। अब गाइस, ये वाला 6 अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 6 एंड 6 कैंसिल हो जाएंगे और ये प्रॉपर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। फाइन। आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी, और जो हमने दूसरा मेथड किया था एलिमिनेशन उससे भी कर सकते हो। और अगर पेपर में स्टेटेड हो कोई पर्टिकुलर मेथड कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है तो आप इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से ही करोगे। फाइन। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सेकेंड पार्ट है।
इस केस में हमारे पास क्वेश्चन है 1/√2 प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है हमारे पास। और हाँ गाइस, उस केस में मैं आपको इसी में बता देती हूँ, वो भी पुट 1/x इज इक्वल्स टू 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू 1/√y इज इक्वल्स टू v। तो ये मेरे पास 2/u प्लस 3/v हो गया, सॉरी ये मेरे पास 2u प्लस 3v हो गया इज इक्वल्स टू 2। और इसी तरह से मेरा ये वाला पार्ट भी मोल्ड हो जाएगा विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब मैं आपको ये एक सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फिर फर्दर हमने अपने सोल्यूशंस को इस फॉर्म में किस तरह से फाइंड करना है। तो मैं एलिमिनेट करना चाहूँगी यहाँ पे u को एलिमिनेट कर लेंगे, v को भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। u को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ये कांस्टेंट टर्म्स इक्वल बनानी होती है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 4, और ये मेरे पास हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो ये अगर पॉजिटिव में तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पे साइन इस करके चेंज करें, हमने सब ट्रैक करा है इस केस में, बिकॉज हमारे पास जो u वाले वेरिएबल्स थे उसके दोनों की दोनों टर्म्स पॉजिटिव में थी। अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव में होते तो उस केस में हम ऐड करते हैं। तो अब इस केस में यहाँ पे ये 4u कैंसिल हो गया दोनों की तरफ से, ये हो गया हमारे पास 15v, 9 प्लस 6 इज 15v, 4 प्लस 1 इज 5, तो v इज इक्वल्स टू 5/15। तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी 1/3। फाइन। अब हमने इस v से √y की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली तो y और x की वैल्यूज़ निकालनी होती है ना। तो इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/√y इज इक्वल्स टू v के इक्वल है, और v की वैल्यू आई हमारे पास 1/3। फाइन। तो अब ये 1/3 आई है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ना, √y इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू √y। फाइन। और y की वैल्यू के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी, तो y की वैल्यू इज फर्दर इक्वल्स टू 9, तो y इस केस में मेरे पास आ जाएगा 9। और इसी तरह मैं अपनी x की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। फाइन। तो इसी तरह आपने x की वैल्यू भी निकाल लेनी है, u की वैल्यू निकाल करके आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। अब गाइस यहाँ पर y तो हमारे पास प्रॉपर है, जैसे कि हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं उसी तरह से ये by की फॉर्म में है, ये करेक्ट है। बट ये 1/x है, सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस केस में पुट 1/x इज इक्वल्स टू u, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। और इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास 3u माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। उसी तरह हम u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब u की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 3 है। हमने अगर u को एलिमिनेट करना है तो हम इस केस में इन दोनों नंबर्स को इक्वल बनाएंगे। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। फाइन। तो हम इस केस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। हमने इसे 12 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी 12u प्लस 9y इज इक्वल्स टू 14 3 से 42। और ये हो जाएगा हमारा 12u माइनस 16y इज इक्वल्स टू 92। फाइन। u को एलिमिनेट करना है हमने, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 25y इज इक्वल्स टू 134। 25y इज इक्वल्स टू 134। इसको गाइस एक बार हम टेली भी कर लेते हैं। 14 3 is 42 एंड 23 इंटू 4 92। यस इट इज़ करेक्ट। तो गाइस हमारे पास y की वैल्यू यही आएगी। और इसी तरह हमने अपने u की वैल्यू भी निकाल लेनी है। फिर फर्दर जो u की वैल्यू आएगी
सपोज अगर u की वैल्यू कुछ भी आ रही है उसको e इक्वल्स टू 1/x के कर देना। u की वैल्यू सपोज अगर 5 आ रही है तो उस केस में मेरे पास x 1/5 आ जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल, बट आपने ऐसा ही करना है। एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं आएगी, कुछ और भी आ सकती है u की, वो आप फाइंड करके देख लेना। फाइन, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 2। तो पुट 1/x - 1 इज इक्वल्स टू u एंड 1/y - 2 इज इक्वल्स टू v। तो इस चीज़ को हमने u पुट कर देना है, प्लस दिस इज v डायरेक्ट इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे भी हमारे पास x - 1 और y - 2 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे 6u - 3v इज इक्वल्स टू 1। फाइन, अब हम क्या करेंगे इस केस में, अगर हम v को एलिमिनेट करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है, तो ये 3 है, इसको भी 3 बनाना है, इसको इंटू 3 कर देंगे। 5u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6u - 3v इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे इस केस में, हम v को एलिमिनेट करें, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है इस केस में। ये कैंसिल हो जाएगा, 11u इज इक्वल्स टू 7। फाइन गाइस, तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 7/11। अब हमें x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करनी थी, तो हम क्या करेंगे, जो 7/11 वैल्यू आई है ना, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 1/x - 1 इज इक्वल्स टू 7/11। गाइज हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 18, दिस इज 7x, x इज इक्वल्स टू 18/7। इस टाइप से कर लेना हमने। फाइन, अगर मुझसे कोई मिस्टेक भी होगी हो तो भी आप प्रॉपरली देख लेना, मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ अभी। फाइन, हमारे इस वाले पार्ट को करवाने का जस्ट एक ही मोटिव है कि आपको एक डायरेक्शन मिल पाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कैसे टैकल अप करना है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर 5 देखते हैं हम अपना। 7x - 2y इज अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। अब गाइस इस केस में हम कैसे करेंगे, अब ये अपॉन xy है, अपॉन xy का मतलब क्या होता है कि जो xy है इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। फाइन, तो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। तो गाइस यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, हमारी इक्वेशन आ जाएगी 7y माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। अगेन हम क्या करेंगे, पुट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू v। फाइन, तो हमारी ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, इसको u पुट किया, इसको v पुट किया, तो ये हो जाएगा 7u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5। और सिमिलरली गाइस इसी तरह ही हम अपना ये वाला पार्ट भी मोल्ड कर लेंगे। फाइन, और उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपना 6 पार्ट देख लेते हैं, इसी का ही 2 पार्ट्स और है, वो भी हम आपको करवा देंगे। गाइस अब ये वाला देखते हैं हम, 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू xy, 6xy। अब फ्रेंड्स हमें इस केस में क्या करना होता है, अब ये xy है, हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है अगर, तो हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड बोथ साइड्स बाय xy। फाइन, तो ये 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy, हमने पूरी को xy से डिवाइड करना है। अब गाइस यहाँ से हमारे पास x एलिमिनेट हो गया, 6 अपॉन y, प्लस यहाँ से हमारे पास y एलिमिनेट हो गया 3 अपॉन x, और यहाँ से हमारे पास दोनों एलिमिनेट हो गए। और फर्दर हम इसको वैसे ही कर लेंगे, पुट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू v, तो यह हो जाएगी 6u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फाइन, अभी हमारे पास हमारे 6 पार्ट्स हो गए, हम 2 पार्ट्स और देख लेते हैं अपने। अब हम अपने इसी इक्वेशंस के बाकी 2 पार्ट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, या तो ये 7th पार्ट है हमारे पास, 10 अपॉन x प्लस y और प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। गाइस यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस वाई और यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस वाई, ये 2 लीनियर
इक्वेशंस का पेयर है, हमने एक दूसरे की हेल्प से इन्हें सॉल्व करना है। और यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है। फाइन, तो हम क्या करेंगे इस केस में भी, सपोज कर लेंगे 1/x प्लस वाई को लेट इट बी a एंड 1/x माइनस वाई लेट इट बी b। तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन 10a प्लस 2b की फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। फाइन, और ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई है 15, ये डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस का 2। फाइन गाइस, हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और जो भी हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी, या तो ये वाला क्वेश्चन हम पूरा करके ही देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं वेरिएबल को, b को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो गाइस 5 और 2 का एलसीएम होता है हमारे पास 10, तो हमने इसको 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50a हो गया प्लस 10b इज इक्वल्स टू 20, और ये टर्म हमारी नीचे वाली हो जाएगी 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब गाइस हम यहाँ पर b को एलिमिनेट कर रहे हैं तो दोनों की साइन नेगेटिव में है, तो इस केस में हम एडिशन करेंगे, ये ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 80a और ये तो हमारे पास एलिमिनेट ही हो गया इज इक्वल्स टू 16। 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16 और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/80 1/5। फाइन, तो a की वैल्यू 1/5 आई है, मतलब 1/x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। एक पार्ट तो हमारे पास ये रहा। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। अब हम किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू को 1/5 पुट कर देंगे। सपोज हम इसमें कर रहे हैं, फर्स्ट वाली में कर रहे हैं, तो ये 10a था तो a की वैल्यू तो 1/5 ही है, तो 10/5 हो जाएगा प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2b इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो इसी तरह से 1/x माइनस वाई वॉज इक्वल्स टू b विच इज फर्दर इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है। अब हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं। हम देखिए आप 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है, तो ये 1/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई और ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। फाइन, और x प्लस वाई इसी तरह से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। फाइन गाइस, और यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो ये y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे या किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल्स टू 2। फाइन, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को टैकल अप करना है। अब हम इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, वो भी इसी तरह से ही है बिल्कुल। अब इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, हमारे पास यहाँ पे 1/3x प्लस वाई है और यहाँ पे 1/3x माइनस वाई है, और यहाँ पे 1/2 ऑफ 3x प्लस वाई है और 1/2 ऑफ 3x माइनस वाई है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट करूँगी 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, लेट इट बी इक्वल्स टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी फर्स्ट वाली a, ये इसको हमने पूरा a पुट किया और इसको हमने पूरा b पुट किया, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 3/4, और इस केस में 1/2a प्लस माइनस का साइन है बीच में, माइनस b/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। गाइस, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि इस टाइप के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप वो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आई बटन में क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। और जो a और b की वैल्यूज आएंगी वो फर्दर हमने इनके इक्वल पुट करनी है, दोबारा हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बनेगी, हमने उन्हें सॉल्व कर लेना है। फाइन गाइस, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक। गाइस, सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है। तो गाइस, सबसे पहले हमें पता होता है कि जैसे कोई रिवर है,
इसका वाटर जिस डायरेक्शन में विंड होगी, सपोज आपकी विंड इस डायरेक्शन में है, तो वाटर भी हमारा विंड की डायरेक्शन में ही मूव करता है। फाइन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, और तो हमारा वाटर भी विंड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो वाटर अगर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमारी ये जो स्ट्रीम है, फाइनली स्ट्रीम इज जो हमारी जो रिवर है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, इस तरह से। फाइन, तो ये जो डायरेक्शन है वाटर की, इसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फाइन, और अगर गाइस कोई विंड ही ना हो तो उस केस में हमारा पानी मूव ही नहीं करेगा, वो खड़ा रहेगा, स्टिल रहेगा, स्टैंड स्टिल रहेगा उस केस में। तो इस टाइप के केस को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब ये बोट कहाँ से आई? सपोज अगर कोई भी बोट इस पानी में मूव कर रही हो, तो अगर वो बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और विंड भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मतलब बोट की जो स्पीड है, इस केस में पानी के केस में हमारे पास हमेशा दो स्पीड्स रहती हैं। एक जो पानी की बिना चले स्पीड होगी, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो भी मतलब अगर कोई बोट है पानी में चल रही है, खड़े पानी में चल रही है, तो एक वो स्पीड काउंट हो जाती है। और अगर हमारा पानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन की जो स्पीड है वो भी हमारी काउंट होती है। तो वाटर के केस में, या ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस केस में हमारे पास दो टाइप की स्पीड्स आती है। एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि विंड की हेल्प से चलती है, और अगर कोई भी बोट अगर यहाँ पर मूव कर रही हो पानी में, तो उस बोट की क्या स्पीड है वो बोट, और वो बोट की जो स्पीड होगी वो हमेशा स्टिल वाटर की स्पीड, आई मीन जो भी स्टिल वाटर अगर पानी खड़ा होगा, तो जो बोट जिस स्पीड से हमारी मूव करेगी खड़े पानी में, उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टाइप के क्वेश्चन में हमें इन दो कंसेप्ट्स का ध्यान रखना होता है। तो गाइस इसमें भी हमारे पास दो केस अराइज होते हैं। तो ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमें ध्यान में रखना है। अगर सपोज इस डायरेक्शन में अगर कोई बोट हमारी मूव कर रही है, ये बोट है, यहाँ पे पानी है, पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज हेयर, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो कि खड़े पानी में किसी भी बोट की स्पीड है। तो अगर हम जब भी डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो दोनों की दोनों स्पीड होती है ना, ये ऐड हो जाती है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वो होगा मेरे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर कोई भी हमारे पास नहर है, अगर हवा चल रही है, तो उस नहर की फिर हवा के साथ अपनी भी कोई स्पीड होगी, तो वो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। और अगर कोई हवा ही ना हो, कोई खड़े पानी में बोट अपने आप चल रही है, या कोई उसको जो चलाने वाला है वो बोट को चला रहा है, तो वो हमारी होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और अगर जिस डायरेक्शन में अगर हमारी विंड मूव कर रही है, जो बोट चलाने वाला पर्सन है वो भी उसी डायरेक्शन में अगर मूव करे, तो उस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। फाइन, और अगर मान लो कोई बोट चलाने वाला है, वो बोट को चाहते हैं इस डायरेक्शन में चलाना, बट जो विंड की स्पीड है वो उससे अपोजिट है, तो वो वाला केस होता है हमारा अपस्ट्रीम स्पीड। तो गाइस इस केस में क्या होता है कि ये वाली जो बोट है वो तो ऑब्वियसली हवा से तेज चलेगी थोड़ा, मतलब हवा से तो तेज नहीं चलेगी, हवा की हेल्प से जिस स्पीड से पानी चलेगा, हमारा धीरे धीरे पानी जैसे मूव करता है, उससे तो उस स्पीड से ज़्यादा ही हमारी ये वाली बोट मूव करेगी। फाइन, तो ये वाली स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमेशा हम पहले रखते हैं। तो अपस्ट्रीम स्पीड होती है हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन नहीं है, तो इस केस में माइनस हो जाती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम।
आप कभी सपोज करके देखना, अगर मान लो हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, जिस डायरेक्शन में हवा है अगर आप भी उस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको चलने में आसानी होगी, बट अगर आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी ही होगी एयर में। तो ये वाला केस भी सेम उसी से कोरिलेट करता है। फाइन। और हमारे पास एक फिजिक्स में कंसेप्ट है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइन गाइज, अब इस कंसेप्ट से हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले जनरेट होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो सपोज हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को डिनोट कर रहे हैं एसबी से। दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एसडब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फाइन। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम क्या आ जाती है, दोनों का एडिशन एस बी प्लस एस डब्ल्यू। और अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो हमारे पास अपस्ट्रीम क्या होती है, एस बी माइनस एस डब्ल्यू, क्योंकि उसमें ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है वो सब ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास ये दो फॉर्मूलेज आ गए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए। अब गाइस, अगर हमें सपोज क्वेश्चन में ये अपस्ट्रीम, ये हमें अगर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर दे रखी हो तो उस केस में हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। बट अगर हमें सिर्फ स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट ही दे रखे हो तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। सपोज अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ, एडिंग 1 and 2, तो मेरे पास डी प्लस यू हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अगर इनमें मैं ऐड कर रही हूँ तो ये एस डब्ल्यू और एस डब्ल्यू दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ तो कैंसिल होगी। तो मेरे पास ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एस बी, और मेरे पास एस बी आ जाएगा इज इक्वल्स टू डी प्लस यू अपॉन 2। तो ये मेरे पास आ गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये मेरे पास आ गई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो गाइस, अगर मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड गिवन हो, इस केस में अगर मेरे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन हो तो मैं डी और यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ। और इस केस में अगर मुझे डी और यू की वैल्यू गिवन हो, मैंने स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने हो, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। फाइन। और अगर इसी तरह से मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने हो तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो सपोज ये वाला पॉजिटिव का साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का, और ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डी माइनस यू हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब गाइज ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, एस बी एंड माइनस ऑफ एस बी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एस डब्ल्यू के इक्वल, एंड एस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी माइनस यू अपॉन 2। दीज आर द टू फॉर्मूलाज जनरेटेड फ्रॉम दिस वेरी कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कैसे टैकल अप करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें रितु कैन रो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रितु, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय रितु कितना है हमारा 20 किलोमीटर, एंड डाउनस्ट्रीम टाइम उसने कितना लिया है इस केस में, तो वो है 2 आवर्स। फाइन। तो यहाँ पर ये भी हमारा आवर्स में है, ये हमारे किलोमीटर्स में है, ये आवर्स में है। तो गाइस हमारे पास हमें अपने क्वेश्चंस को या तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है या मीटर्स पर सेकंड में, इसी तरह से रहता है हमारा एसआई सिस्टम में। फाइन। तो हमें ये किलोमीटर्स में गिवन है, ये आवर्स में गिवन है, तो हम अपना क्वेश्चन को किलोमीटर्स पर आवर्स में ही रहने दे सकते हैं। तो अब इस केस में हमने फिजिक्स में एक फॉर्मूला कर रखा होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। फाइन। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे इन्होंने डिमांड क्या करी है आंसर के लिए, हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब हमने स्पीड ही फाइंड करनी है। तो इस डिस्टेंस और टाइम को हमने स्पीड की फॉर्म में अरेंज करना है। तो हमारे पास इस केस में डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी,
इज इक्वल्स टू 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10 km/h. फाइन. और हमें नेक्स्ट दे रखा है एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. वो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम चल रही है 2 hours में. तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु, तो वो हमारा हो जाएगा. हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको. हम डायरेक्ट इसके लिए अपस्ट्रीम स्पीड ही फाइंड कर लेते हैं. अपस्ट्रीम स्पीड कवर्ड बाय ऋतु. तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर्स एंड टाइम टेकन इज 2 hours. तो ये हमारा हो जाएगा 2 km/h. फाइन. अब गाइस ये हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड आई है. अपस्ट्रीम स्पीड आई है हमारे पास, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई हमारे पास 10 km/h और अब अपस्ट्रीम स्पीड है हमारे पास 2 km/h. दिस इज 2 km/h. अब हमने पीछे फॉर्मूला करा था कि अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज d इज इक्वल्स टू SB plus SW, where SB is the speed of boat in still water and SW is the speed of stream. Fine guys, आप इसको x और y भी लिख सकते हो और आपने क्वेश्चन में डिफाइन करना है कि SB और SW है क्या. सो आप इसको डिफाइन कर सकते हो. दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन. आप वीडियो में रिवर्स जाकर के देख सकते हो कि SB और SW हमने किस चीज़ के लिए लिखे थे, तो वो प्रॉपरली आपने क्वेश्चन में लिखना भी है. तो हमारे पास यहाँ पर ये SB माइनस SW की वैल्यू आ गई, बिकॉज हमने क्वेश्चन में फाइंड तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट ही फाइंड करना है ना. और करंट और स्ट्रीम वर्ड का मतलब एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2. सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे दोनों को, एडिंग 1 and 2. अब हमने इन्हें ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया 12 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ SB और SW कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास SB आ गया 6. सो स्पीड ऑफ बोट आ गई हमारे पास 6 km/h. फाइन. और अब एक बारी हम इसे सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं 1 and 2. तो इन दोनों को सबट्रैक्ट किया, ये आ गया 8, 10 - 2, बिकॉज इस केस में हमें ये साइन चेंज करने पड़ेंगे. सबट्रैक्ट के केस में ये साइन चेंज करने पड़ेंगे सबट्रैक्ट के केस में. तो ये 8 हो गया और ये SB कैंसिल हो गया. ट्वाइस ऑफ SW इज इक्वल्स टू 4. तो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई 4 km/h. फाइन. दिस इज अवर आंसर. गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क के बेस पे है और आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, बिकॉज जिस कंसेप्ट से हम ये क्वेश्चन करेंगे आपने भी बिल्कुल उसी तरह ही करना है. तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. कोई 2 वुमेन है और 5 मैन है, वो इकट्ठे कोई भी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो 4 दिन में ख़त्म करते हैं और 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं. तो हमने बताना है कि एक वुमेन और एक मैन को उस काम को ख़त्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे. तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन, ये टोटल नंबर ऑफ डेज है कि मतलब टोटल काम करने के लिए एक वुमेन को कितना टाइम लग रहा है. लेट टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल्स टू x डेज. सपोज वुमेन को x डेज लग रहे हैं, तो अगर उसको टोटल काम करने के लिए x डेज लग रहे हैं तो उसको एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी. सो लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, या ऐसे लिख लेते हैं वर्क डन इन 1 डे बाय 1 वुमेन. तो
तो इस केस में 1 वुमेन को काम करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 1 के लिए 1 डेज के लिए 1/x डेज लगेंगे। फाइन। और गाइस अगर हम सपोज कर रहे हैं लेट टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन इज इक्वल्स टू y डेज। सपोज एक मैन काम करने के लिए y डेज लगा रहा है, तो वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगा? 1/y। फाइन। ये हमेशा आपने याद रखना है कि अगर किसी को टोटल काम करने के लिए x डेज लग रहा है तो एक दिन में काम करने के लिए 1 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 डे वर्क इज रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल वर्क। फाइन। तो ये बॉयज, ये वुमेन और मैन के लिए 1/x और 1/y आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं, हमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि 2 वुमेन और 5 मैन किसी भी काम को 4 डेज में खत्म कर रहे हैं। तो अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये तो हमारे थे 1 डेज के। अब हम डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। ये था टोटल वर्क, टोटल डेज फॉर वुमेन फॉर 1 वुमेन, और ये 1 डे फॉर 1 वुमेन फॉर 1 वुमेन। फाइन। और ये इसी तरह से ये वाला था केस मैन के लिए। तो गाइस अगर इन्होंने बोला है यहाँ पर कि 2 मैन एंड 5 वुमेन सारा का सारा काम 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 डे में 2 वुमेन कितना काम खत्म करेंगी? 2/x, बिकॉज 1 डे में वो 1/1 वुमेन 1/x कर रही है। तो अगर मैंने 2 वुमेन का वर्क निकालना हो तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 वुमेन का वर्क निकलेगा। और इसी तरह से 5 मैन का भी देख लेंगे हम 1 डे वर्क, तो 5 मैन का 1 डे वर्क हो जाएगा 5y। फाइन। ये इनके 1 डे वर्क आ गए। और टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है? 4 दिन में। तो इस पूरी को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये टोटल वर्क आएगा। और गाइस हमने हमेशा राइट हैंड साइड में टोटल वर्क सपोज करना होता है 1 के इक्वल। फाइन। इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से ही टैकल करते हैं, और कोई वे नहीं है हमारे पास टैकल करने के लिए। ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, which is equals to 8x plus 20y is equals to 1। फाइन। इसी तरह से केस 2 से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास केस 2 क्या है कि 3 वुमेन और 6 मैन किसी भी काम को 3 दिन में ख़त्म कर रही हैं। तो 1 वुमेन का था 1/x, 3 वुमेन का लिए हो जाएगा 3/x, और 6 मैन के लिए हमने निकालने 1 मैन के लिए था 1/y, तो 6 मैन के लिए हो जाएगा 6/y। फाइन। ये इसका 1 डे वर्क है, और ये सारा का सारा काम खत्म कर रहे हैं 3 दिन में। तो मतलब सारे के सारे काम के लिए हमने निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, और टोटल वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फाइन। तो ये 1 डे वर्क आ गया, सॉरी ये आ गया फर्दर 3 डेज के लिए काम। और इस तरह से ये 2 सिचुएशंस बन रही है और सारा का सारा काम खत्म हो जा रहा है। गाइस हमने क्वेश्चन में हमारा मेन पर्पस क्या है? x और y की वैल्यूज निकालना। फाइन। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि किस तरह से हम x एंड y की वैल्यू को u के इक्वल पुट कर दे रहे हैं, और वैसे ही 1/y को v के इक्वल पुट कर दे रहे हैं। गाइस आपने भी ये वाला क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन। तो आप इसे सॉल्व कर लें। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही क्या कर रही है? 300 किलोमीटर आधा ट्रेन से जा रही है और आधा बस से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। उसको टोटल 4 आवर्स लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और बाकी का डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल कर रही है। एंड इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करिए और बाकी का वो बस से ट्रैवल करिए तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। हमने स्पीड ऑफ ट्रेन और बस दोनों की अलग अलग निकालनी है। फाइन। तो हम देख लेते हैं। हमारे पास हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ बस
इज इक्वल्स टू y किलोमीटर्स पर आवर। फाइन, हमारे पास ये स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस आ गई। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रूही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर का। सबसे पहले हम केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में वो बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर्स वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और बाकी का वो बस से ट्रेवल कर रही है। और इस चीज़ को टोटल ट्रेवल करने के लिए टाइम लग रहा है 4 आवर्स। हमें पता है एक फॉर्मूला, स्पीड, अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और अगर हमने टाइम निकालना हो तो वो टाइम इधर चला जाता है और स्पीड नीचे आ जाता है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज़ ऊपर चली गई और ऊपर वाली चीज़ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गई। तो इस केस में हमें टोटल टाइम दे रखा है, तो क्या हम उस रूही के ट्रेन और बस के टाइम को ऐड करके 4 आवर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम वैसे ही करेंगे। रूही क्या कर रही है, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है। 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है तो डिस्टेंस इसका ये रहा, और स्पीड हमने ट्रेन की सपोज करी है x किलोमीटर्स पर आवर, तो वो 60/x हो गया। तो यहाँ से उसका आ जाएगा कि उसको x की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसको टाइम कितना लग रहा है, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस 300 में से आप 60 सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिमेनिंग हो जाएगा 240। बाकी का बचा हुआ वो किससे ट्रैवल करेगी, बाकी का बचा हुआ वो बस से ट्रैवल करेगी और उसकी स्पीड है हमारे पास y किलोमीटर पर आवर। तो ये भी कुछ टाइम को डिनोट कर रहा है, ये भी कुछ टाइम को डिनोट कर रहा है। टोटल टाइम लग रहा है हमारे पास 4 आवर्स। तो ये हमारे पास केस 1 आ गया। फाइन, अब हमने देखना है केस 2। केस 1 हमारे पास हो गया तो इसे रेस कर देते हैं। केस 2 में हमारे पास इन्होंने बोल रखा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है तो उसको टाइम कितना लगेगा 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए? 100/x, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, और बाकी का रिमेनिंग हो जाएगा 200 वो ट्रेवल कर रही है बस से, विच इज 200/y अगर हमने टोटल टाइम निकालना। और यहाँ से उसको क्या हो रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। पहले केस में उसको लग रहे थे 4 घंटे, अब इस केस में उसको लगेंगे 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो हम 4 आवर्स 10 मिनट्स को कैसे अरेंज करेंगे? 4 आवर्स 10 मिनट्स को अगर मैंने टोटल सारा का सारा ये आर में कन्वर्ट करना हो तो ये मेरा हो जाएगा 4 आवर 10 अपॉन इस मिनट को भी मैंने अगर आर में कन्वर्ट करना हो तो मेरे को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनट को, तो ये कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लेंगे हम 6 4 = 24 + 1 = 25, दिस इज 25/6। तो हमारे पास ये हो जाएगा 25/6 आवर्स। फाइन, अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। वैसे हमने 1/x और 1/y की वैल्यू को सपोज कर लेनी है किसी वेरिएबल के इक्वल, और वो पुट करके हमने कोई भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर फर्दर हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी स्पीड फाइंड कर लेनी है। वो वाला क्वेश्चन आप अब वीडियो को रिवर्स करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आपसे इसका भी आंसर आराम से निकल जाएगा। एंड नाउ गाइज, वी आर गोइंग टू शेयर आवर मोटिवेशनल कोट विद यू। गाइज, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। गाइज, अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा बाहर। कहने का मतलब आपको बिल्कुल भी सुस्ती से नहीं रहना है, आपने हमेशा चुस्ती से रहना है। अपनी लाइफ में लेजीनेस को दूर भगाना है और अपना काम समय पर करना है, अपने टाइम को प्रॉपरली कंज्यूम करना है, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। एंड नाउ गाइज, अब हम चैप्टर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर लेते हैं। गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमेशा हमारा 3 मार्क्स का आता है, बिकॉज इस केस में हम हर केस में वैल्यूज़ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो ये वाले क्वेश्चन की वेटेज हमारी ज़्यादा रहती है और चांसेस भी ज़्यादा ही होते हैं आने की। और गाइस, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ये भी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 2 या 3 मार्क्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं या 1 मार्क के कॉम्बिनेशन से होते हैं। कोई पूरा क्वेश्चन आपको 5 मार्क का नहीं दिखेगा बुक में, 1 या 2 मार्क्स के कॉम्बिनेशन से ही टोटल 5 मार्क्स बनाते हैं सीबीएसई वाले। सो गाइस, होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हों तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए।
आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए। और गाइस, हमारा टारगेट कंप्लीट करने में आप हमारी हेल्प कीजिए, तभी हम आपके लिए एवरग्रीन और यू लाइक जैसे इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स की वीडियोस आप तक पहुंचा पाएंगे। बिकॉज RD शर्मा करने का टाइम अब नहीं है, अब सिर्फ स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है। RD शर्मा इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो गाइज, आप और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। तब तक के लिए गाइस, अपना ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।